लेकिन डेवलपर होने के नाते सिर्फ उतनी ही चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमने क्या लेक्चर्स में पढ़े या फिर सेशन में क्या था। डेवलपर्स होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ने हैं। अभी से आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी आदत लगानी चाहिए। जैसे जेंगो जब पढ़ोगे ना आप, तो छोटे-छोटे चीज़ जैसे जेंगो देखो, तो ये जेंगो के बारे में अगर जब देखोगे ना तो हज़ारों चीज़ें पड़ी हुई है, ठीक है? तो जब आप जेंगो में इम्प्लीमेंट करोगे, कोई वेबसाइट रेडी करोगे तो उस एक-एक चीज़ का, एक-एक लाइब्रेरी का, एक-एक पैकेज का आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने होंगे। जैसे मान लो रेज़र पे है, रेज़र पे है ना पेमेंट एक मेथड होता है रेज़र पे और रेज़र पे जो दुनिया का सब कुछ प्रोवाइड करवाता है, जैसे यूपीआई, कार्ड इधर-उधर किसी भी चीज़ से आप पेमेंट करो रेज़र पे के अंदर। और रेज़रपे को ज़ेंगो में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए ना आपको जैसे आपने देख लिया किसी को या किसी वेबसाइट में रेज़रपे इंस्टॉल है या लगी हुई है और इसकी मदद से सब कुछ हो रहा है। लेकिन अ, अगर आपको अपने वेबसाइट या अपने सॉफ्टवेयर में या फिर आपको सीखने हैं प्रोडक्शन बेसिस पे या फिर कैसे भी, तो शायद से आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने होंगे और डॉक्यूमेंटेशन आपको तभी समझ में आएगा, जब आपको पाइथन का कांसेप्ट क्लियर होगा। मान लो रेज़रपे इंटीग्रेशन विद जेंगो, ठीक है? आप सर्च करोगे इसका डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आएगा। देखो, रेज़रपे की वेबसाइट है ना एक्चुअली मैं आज कर रहा था तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और हैकाथॉन वाली वेबसाइट में है ना खैर वो सब डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। तो देखो, क्या है कि आप यहाँ पे कौन-सा पाइथन का वर्ज़न यूज़ कर रहे हो, आपका पे रिक्वेस्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेशन सेटअप कैसे आप सेटअप करोगे, ये बता रहा है कि आपको रेज़रपे को इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल आपको याद है? पिप इंस्टॉल सब कुछ इंस्टॉल पिप की मदद से करते हैं, एक एनवायरनमेंट देता है। और उसके बाद फिर आपको इस कदर से ये लगाना होगा, फिर आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे एपीआई का, रिस्पॉन्स कैसे आएगा, ये चीज़ ये रिक्वेस्ट आप सेंड करोगे अपने रेज़र पे, अपने पाइथन के ऐप से, फिर उसमें क्या-क्या रिसिप्ट आएँगी, क्या-क्या मॉड्यूल्स आएँगे उसमें और ये कैसे आप कैप्चर करोगे, आपको टेम्पलेट वाले पेज पर क्या देना है, ये देना है, फिर ये आपको क्या देंगे, सेशन कैसे क्रिएट करना। तो मतलब आप देख रहे हो एक ये पूरा का पूरा है ना क्या है एक डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है? तो आपको सिर्फ़ एक रिज़र्व पे क्या है, एक पेमेंट मेथड तो है ही, उसके अलावा आपके लिए एक नॉर्मल सा मॉड्यूल्स है। एक पैकेज है जिसको इंस्टॉल करने हैं और उसका यूज़ करना है, ठीक है? एपीआई केस की मदद से। तो अब आपको ना इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने पड़ेंगे और ये कोई और नहीं सिखाएगा। मान लो आप वीडियो देख भी लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इतनी आसानी से, ठीक है? तो आपको ये प्रैक्टिस करने होंगे और बाय द वे पाइथन का कांसेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए। उसमें कोई तरह का कौतूहल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि पाइथन का कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत हुई, आप मान लो पूरा अच्छे से नहीं आता, तो पता है क्या आप बहुत चीज़ नहीं कर पाओगे पाइथन में। एरर तो बहुत छोड़ो, मतलब जब आप आगे बढ़ रहे हो ना पाइथन में, तो आप बहुत चीज़ नहीं कर पाओगे। मतलब प्रोडक्शन लेवल पे काम करना शायद दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये छोटी-छोटी चीज़ें ना फंक्शन बहुत मैटर करता है। फंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्लास फंक्शन के बाद पढ़ेंगे ना, तो पहले फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, उसके बाद फिर क्लास आप अच्छे से समझ पाओगे। और बिलीव करो क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन फंक्शन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फंक्शन नहीं आती, तो फिर क्लास पढ़ने का कोई फ़ायदा होता नहीं है और कोई यूज़ नहीं, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो फंक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो एक रिलेवेंट चीज़ है कि आप सीखो और बाकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़ो इसके। गूगल करो फंक्शन के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ो प्रैक्टिस करो, ठीक है? और ये सब चीज़ करने के बाद आपको समझ में आएगी। मैं आपको और भी ज़्यादा डेमो दिखाऊँगा कि क्या होता है, जैसे मान लो मेरी आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? लैग हो जाती है ना? हाँ, हाँ। क्योंकि शाम होते-होते ना इंटरनेट स्लो हो जाती है यार मेरा, वाईफ़ाई। ओके, ये देखो जैसे फ़ंक्शन कोई भी अगर आप जेंगो में इस्तेमाल करोगे ना, जैसे इंटीग्रेशन, पेमेंट इंटीग्रेशंस वगैरह के लिए कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये आपका ऐप है, ठीक है? यहाँ से आप कोई आदमी लॉगिन किया और आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप उससे पैसा माँग रहे हो, ठीक है? कि आप पैसा जब अपना पेमेंट करो। तो वो क्या होता है ना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने उसकी सारी डिटेल्स ले ली, ठीक है? जो-जो डिटेल्स आपको लेना था, नेम, मोबाइल नंबर ये सब कुछ आपने ले लिया।
ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया, एक पेमेंट लिंक पर उसको भेजा कि जाओ, अब आपकी बारी है पेमेंट करने का। सिमिलर टू अमेज़न एंड एवरीवेयर कि सारा डिटेल्स लेने के बाद वो आपको पेमेंट मेथड पे भेजते हैं। तो आपको क्या करना होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। क्या करना, जैसे आपने उसका डिटेल्स ले लिया और डेटाबेस में सेव भी कर लिया, लेकिन डेटाबेस में आपने कुछ ऐसे जैसे डेटाबेस में आप बनाते हो ना कि नेम, ये वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके अलावा आपने 2-3 चीज़ें और बना के रखा है और वो चीज़ है ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी, ये कहाँ से, रेज़रपे का, मतलब जो पेमेंट मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो ना उसका। तो उसका क्या हुआ, आपने एक डेटाबेस में एक्स्ट्रा टेबल बनाया और उसमें आपने पेमेंट मेथड और ये सब चीज़ आपने डेटाबेस में रखे हुए हैं, ठीक है? ये सब चीज़ आपने ऑर्डर आईडी, नाम, डिटेल्स सारा चीज़ आपने तो रख ही लिया, बाकी 2-3 चीज़ें खाली है। मतलब ये ऑर्डर आईडी और ठीक है, ये है ऑर्डर आईडी और ये पेमेंट आईडी है आपका। तो मान लो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने खाली रखा है अब तक, ठीक है? अब खाली रखा है, जब आपने यूज़र का डिटेल्स सब कुछ सेव कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसमें जो आपका ऑर्डर आईडी था और जो पेमेंट आईडी था, उसको आप एक पेमेंट क्रिएट करते हो। ये आपको रेज़र पे एक फैसिलिटी देती है जिससे क्रिएट करने का। आप एक पेमेंट क्रिएट करते हो और उसके बाद आप इसको एक पेमेंट मेथड पे भेजते हो। ठीक है? आप बोलते हो कि भैया अब आप चले जाओ पेमेंट मेथड पे, अब आपको पेमेंट करनी है। आपने उसकी डिटेल्स डेटाबेस में सेव कर लिया, तो आपने उसको पेमेंट मेथड पे भेजा। पेमेंट मेथड पे क्या होगा, देखो आपने यहाँ जो पेमेंट मेथड पे भेजा ना, यहाँ पे पेमेंट मेथड का एक टैब खुल गया जहाँ से उसको पेमेंट करने हैं, कार्ड से करने हो, यूपीआई से करने हो, आई थिंक आप लोग अवेयर हैं इस चीज़ से। तो उस पेमेंट मेथड पे जैसे ही पहुँचा ना, यहाँ से डेटाबेस में जैसे ही पेमेंट क्रिएट किया था एक पेमेंट का लिंक, उसी टाइम में आपने क्या लॉजिक लगाया कि डेटाबेस में आपने उसका आईडी भी रख लिया, ठीक है? आपने डेटाबेस में उसकी आईडी रख ली। उसके बाद ये जो इस टैब में पहुँचा, नए टैब में, ऑब्वियसली आपको पता है जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, तो पेमेंट के लिए आप दूसरे पेज पर पहुँचते हो और दूसरे पेज पे पहुँचने के बाद या कभी-कभी उसी पेज पर आपको पेमेंट करने होते हैं और वहाँ पे एक सेशन क्रिएट होती है। ये पाइथन करते हैं, मतलब जो आपका जेंगो है और जो ये सब सेशन क्रिएट होता है। मैं बताऊँगा सेशन वगैरह कैसे क्रिएट होते हैं, हालाँकि ये प्रोडक्शन का चीज़ है लेकिन मैं समझा रहा हूँ। आप एक डेवलपर से पढ़ रहे हो, आप टीचर से नहीं पढ़ रहे हो। तो ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए, मेरे ख़्याल से। तो देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे जब उसने सेशन क्रिएट किया, सेशन क्या होता है? सेशन एक टेम्परेरी आईडी होता है, आप ये समझ लो। ये टेम्परेरी आईडी क्या होता है? एक टाइम मैनेजमेंट वो टाइम सेशन होता है उसमें, जिसमें टाइम दी हुई थी कि इतने समय के लिए और सिर्फ़ इसी टैब पे होगा, ठीक है? तो ये सेशन क्रिएट किया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस टैब पे ही, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस टैब पे ही इसका वो पेमेंट मेथड काम करेगा, ठीक है? अदरवाइज़ वो लिंक आप लेके कहीं एनीवेयर कहीं भी आप पेस्ट करोगे वो काम नहीं करता। आपने देखा होगा सेशन आउट बता देता है, ठीक है? तो ये जो सेशन क्रिएट किया था और इस टैब पे जैसे ही आया और यहाँ पे ये क्या हो पता है? यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपको पेमेंट करने हैं पेमेंट करने आपका जो प्राइस है मतलब आई मीन प्राइस इतना है, आपका ये प्रोडक्ट का डिटेल्स है, ये सब कुछ है और इतने रुपए आपको पे करने हैं। अब पे पे क्लिक किया आपने और कर रहे हो। तो ये सेशन क्रिएट करने का फ़ायदा ये हुआ कि एक फ़ंक्शन बना के भेजते हैं, ठीक है? ये एक फ़ंक्शन बना के भेजते हैं और इस फ़ंक्शन की मदद से ये कुछ उम्मीद करते हैं। ये जो है ये जो यहाँ पे पेमेंट क्रिएट किया था ना, ये एक उम्मीद करते हैं कि उधर से ट्रू या फ़ॉल्स आए, ठीक है? ट्रू या फ़ॉल्स आए। हालाँकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, और भी चीज़ें होती हैं, पर आपको ये समझना है कि ये उम्मीद करते हैं कि इधर से रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, ट्रू या फ़ॉल्स आए। अब आपको तो भली-भाँति अब समझ में आ रहा होगा कि अगर रिस्पॉन्स इधर से अगर रिस्पॉन्स मान लो ट्रू आया, ठीक जैसे बंदे ने पेमेंट किया, रिस्पॉन्स अगर ट्रू दिया ये रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया? ट्रू और ट्रू जब रिटर्न हुआ तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि पेमेंट हो चुका है। पेमेंट हो चुका है क्योंकि रिटर्न क्या आया? ट्रू आया और जब रिटर्न ट्रू आया, तो इसका मतलब ये है कि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। सक्सेस हो गया मतलब अब आप क्या करोगे? यहाँ डेटाबेस में आप जो दिखा दोगे कि भैया पेमेंट सक्सेस हो गया, राइट? क्योंकि पेमेंट इधर से जो ये रिस्पॉन्स दिया था इसने, ये क्या दिया? ट्रू दिया। राइट? क्योंकि आपने पेमेंट कर दी। लेकिन अब सेशन यही चीज़ होती है कि ये अगर दूसरे टैब में इसको यूज़ किया जाए तो वो फ़ेल हो जाता, राइट? फ़ेल हो जाता, वही सेशन होता है। वो आपका आपके लैपटॉप का आईपी एड्रेस और ये कुकीज़ वग़ैरह समझ रहे हो ना आप? तो वो सब चीज़ रख लेता है और उससे वो स्टोर करता है, आईडी क्रिएट करता है। आप इस सब चीज़ में ज़्यादा मत जाना लेकिन मैं जो मेन चीज़ समझा रहा हूँ ना वो आपको समझ में आ जाएगी।
तो मान लो ये पेमेंट जैसे ही ट्रू आया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भैया इसका पेमेंट हो गया, इसको डन कर देते हैं, और आपके जो डेटाबेस था उसमें वो चीज जो उसको भरना था वो भर दिया, चलो हो गया, राइट। उसके बाद अगर अगर सोचो क्या होगा जब पेमेंट फेल्ड हो जाएगा, जब पेमेंट फेल हो जाएगा तो क्या होगा? पेमेंट जैसे ही फेल्ड हुआ तो जाहिर सी बात है ये ट्रू नहीं देगा, ये क्या देगा? फॉल्स देगा, ये फॉल्स देगा। और अगर ये फ़ॉल्स दिया, तो हमारे यहाँ पे हमने जो लॉजिक सेट कर रखा है कि अगर उधर से पेमेंट मेथड मतलब जो रिस्पॉन्स आया, जो इधर से ये पेज रिटर्न करेगा, ये रिटर्न अगर फ़ॉल्स रिटर्न किया, तो हमारे डेटाबेस में ये लिखा देना चाहिए कि पेमेंट फेल्ड। ठीक है? पेमेंट फेल्ड हो गया, आप फिर से ट्राई करें, या आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। या हम उसको एक मैसेज दिखा देते हैं, एक पेज पे ले जाते हैं जहाँ बताते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ या फिर आपका पेमेंट पेंडिंग है। ठीक है? लेकिन अब देखो ये रिटर्न करते हैं, दैट इज़ एक फंक्शन का काम है यहाँ पे। ये एक फंक्शन का काम क्या है? ये एक फंक्शन बनाता है ये। एक नए टैब पे जाना मतलब एक नया फंक्शन बनाना, आपके लिए ऐसा समझो। एक नया टैब पे गया, नया फंक्शन बनाया और जैसे ही क्या रिटर्न किया, या तो ट्रू रिटर्न कर रहा है या फिर फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो देखो जब ये ट्रू रिटर्न करता था, तो हम समझते थे कि चलो पेमेंट हो गया, अब उसको अप्रूव कर देते हैं। लेकिन जब वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो हम उसको डिसअप्रूव कर दिया हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो मतलब आप ये समझो कि फंक्शन 2 तरीके के होते हैं, जो 2 तरीके के आपने पाइथन में देखा कि एक इनबिल्ट फंक्शन होते हैं और एक जो अपन डायनामिक बनाते हैं, वो फंक्शन होता है। ठीक है? तो फंक्शन बाय द वे आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन वही होता है जो अपन खुद से बनाते हैं, जिसका नाम भी खुद से रखते हैं। मान लो हमने एक नया पेमेंट मेथड का बनाया था, वो कुछ रिटर्न कर रहा है। अब आपको ये समझना है कि जैसे मान लो अब आपको ये चीज़ रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये एक आपका वेबसाइट है, जहाँ से आपने पूरा का पूरा एक लुकअप दिया था इस पे जाने का कि भैया हमारा काम हो गया, रजिस्ट्रेशन हमने करवा ली, आप क्या करो, एक काम करो आप पेमेंट ले लो इससे। ठीक है? तभी तो आप पेमेंट मेथड पे भेजते हो किसी को, ठीक है? और आपने जब पेमेंट मेथड पे भेजा था, तो ये पेमेंट मेथड आपने कुछ डिटेल्स भी दिया होगा। ज़ाहिर-सी बात है, आपने क्या बताया होगा इसको कि भैया इससे इतना रुपया लेना, कितना लेना है? आप इससे 2000 रुपया लेना है, इसका नाम ये है, वो है, आपने बताया होगा ना? ज़ाहिर-सी बात है। अगर आपका एक छोटा-सा मान लो एक शॉप है आपके पास, एक छोटा-सा शॉप है, ठीक है? और आपने उधार लगा रखे हैं, बोरो दिया है बहुत लोगों को, ठीक है? तो आप किसी आदमी को भेज रहे हो मतलब पता करने के लिए कि भाई वो पैसा क्यों नहीं दे रहा है। कोई थर्ड पर्सन गया, तो आप बताओगे ना कि पैसा कितना लेना है उससे? आपको तो बताना होगा कि भैया ऐसा है कि आपको लेना है उससे 5000 रुपया या फिर जितना भी आपको लेना है, ठीक है? आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा उसको। 1 सेकंड। आपको बताना पड़ेगा कि कितना रुपया उससे लेना है, 5000 रुपया लेना है, कितना लेना है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ बताना होगा ना। तब जाके वो पैसा लेने जाएँगे उनसे, माँगने जाएँगे या फिर जो भी होता है करने जाएँगे और उसका रिस्पॉन्स क्या आया, ट्रू आया तो बोला जाएगा भैया हाँ, पैसा मिल चुका है। कितना मिला? जितना आपने बोला था। और अगर फ़ॉल्स आया तो भैया पेमेंट फेल हो चुका है, वो उसने नहीं दिया पैसा, जितना बोला था आपने। राइट? तो इस केस में भी ऐसा ही होता है कि अपन कुछ पहले से जैसे अब हमने किसी आदमी को भेजा, तो हमने एक फ़ंक्शन बनाया, सिंपल ये समझो। हमने फ़ंक्शन बनाया, जिसके अंदर से हमने फ़ंक्शन को ये बताया कि भई वो 5000 रुपया लेने हैं, उसका नाम ये है, उसका एड्रेस ये है, उसका मोबाइल नंबर ये है, उसका ये है। अब आप रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हो। अब आप रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हो कि हमारा रिस्पॉन्स क्या आएगा, मेबी पैसा आ जाएगा या फिर नहीं आएगा, सिंपल। तो ये बंदा जब यहाँ पे आया और पैसा उसको मिल गया तो आपको बता दिया कि भैया पैसे मिल चुके हैं। आपका रिस्पॉन्स जो आप चाह रहे थे वो ट्रू हो गया और अगर इसने पैसा नहीं दिया तो फ़ॉल्स हो गया। इसका मतलब आपका रिस्पॉन्स मतलब जो चाह रहे थे नहीं हुआ या फिर जो भी हुआ टेक्निकली सही हुआ, या तो ट्रू या फ़ॉल्स। तो अ, भले ही आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ पर हुआ ना ट्रू या फ़ॉल्स कुछ ना कुछ ये प्रोग्राम तो वर्क किया। तो यही चीज़ होती है। ठीक है? यही चीज़ जो आपको करने होते हैं कि फ़ंक्शन को कुछ ना कुछ देना होता है, पैरामीटर्स, उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। जब आप कुछ डिटेल्स पहले से देते हो, जब उसको तो एक इनपुट देते हो आप। जैसे आपने उस बंदे को भेजा था अ, उससे पैसा माँगने के लिए, तो आपने कुछ इनपुट दिया ना, वो कितने पैसे लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, उसका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। तो उस जैसे फैमिली में गया तो फैमिली में किनसे माँगने हैं, तो कब माँगने हैं, टाइम क्या होगा। तो ये आपने पैरामीटर्स दिया, इतने सारे पैरामीटर्स। और आपने फ़ंक्शन के बारे में मैं आपको बताया था ना कि जब आप मान लो fx जैसे बचपन में अपन एक फ़ंक्शन लिखते थे ना तो x प्लस 5 मान लो ये एक फ़ंक्शन है, तो अपन ऐसा फ़ंक्शन अपन अपन ने कई बार लिखा है।
तो ये एक फंक्शन का नाम हुआ जिसमें अपन कुछ ना कुछ पैरामीटर देते थे ना। अब उसके बाद जब फंक्शन का यूज करेंगे, जब उस फंक्शन का यूज करेंगे तो x की जगह पे 2 डालेंगे। तो ये 2 क्या हो गया? 2 एक पैरामीटर है। तो ये पैरामीटर जो आप एज़ ए इनपुट दे रहे हो किसको? इस फंक्शन को। ठीक है? ये f है ना, f ही तो को दे रहे हो। अगर ये f नहीं होता, fun होता तो देखो fun एक अलग फंक्शन है। ठीक है? और इसी चीज़ को अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ f रखें तो देखो ये f एक अलग फंक्शन है। दैट मीन्स कि ये जो पैरामीटर है x वाला, ये पैरामीटर से पहले जो नाम होता है ना, वही फंक्शन का नाम होता है। ये हमने मैथ में पढ़ा है। अगर आप भूल गए हो तो आप उसको रिवाइज़ कर लो कि ये जो x से पहले वाला वर्ड होता है, वही फंक्शन का नाम होता है। उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर होता है, वो पैरामीटर होता है। उसके बाद वो ब्लॉक स्टार्ट होता है। उसके बाद वो लॉजिक स्टार्ट होती है। उसके बाद वो रियल का कोड स्टार्ट होता है। ठीक है? तो यहाँ भी तो अभी जो f के अंदर मैंने 2 एज़ अ पैरामीटर डाला मतलब इनपुट डाला उसको। उसको हमने दिया कि भैया आप f नाम के घर पे मतलब f नाम के घर पे जाओ और कितना पैसा माँगना है? इतना पैसा माँगना है। ठीक है? वो f के पास आया और कितना पैसा डाला उसके अंदर? ₹2 अब वो डिफाइन करके बता रहे हैं कि ये इतना होगा या जो भी उसका रिस्पॉन्स है, वो आएगा। जैसा आप रिस्पॉन्स लिखोगे, जैसा कोड लिखोगे वैसा वो रिटर्न करेगा। और ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना दैट इज़ रिटर्न। क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। जैसा अभी आपको इस केस में मैंने बताया था कि ये यहाँ से वैल्यू को रिटर्न कर रहे थे, या तो ट्रू या फ़ॉल्स या ट्रू या फ़ॉल्स। अच्छा देखो, इसने सेशन क्रिएट किया था, ठीक है? आप ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। इसने सेशन क्रिएट किया था, सेशन इसलिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अगले टैब पे जैसे ही गया, एक सेशन बनाया अपना, ठीक है? कि अगर यहाँ से रिस्पॉन्स आया, तो ठीक है। अगर रिस्पॉन्स कहीं और से अलग आया, कहीं और से आया, तो ठीक है, गलत है। मतलब हैक हुआ या फिर कोई थ्रेड है, राइट? तो इस रिस्पॉन्स भी यहीं से वो चाहता है कि उसका जो रिस्पॉन्स आए, जो रिटर्न कोई वैल्यू आए, वो यहीं से आए, जहाँ से उसने पैरामीटर पास किया था, ठीक है? तो इसने भी बहुत सारे पैरामीटर पास किए, नेम, मोबाइल नंबर प्राइस, कितने प्राइस आपको लेने हैं, कितने रुपए उनसे कटवाने हैं उसके अकाउंट से, एड्रेस क्या होगा, ये सब चीज़ और यहाँ पे पेमेंट उसका रिस्पॉन्स किया। ठीक उसी तरह से ये फंक्शन का नाम हुआ, ये पैरामीटर हुआ कि क्या आप देना चाहते हो इनपुट, ऐसे इनपुट आप क्या देना चाहते हो और वो आउटपुट खुद देगा। फंक्शन का मतलब ये हो गया, जब पैरामीटर अपन देते हैं ना तो क्या होता है कि आपने अपना पैरामीटर डाल दी और उस फंक्शन के अंदर पार्टिकुलर आपने अपना कोड लिख दिया, लॉजिक बना दिया और उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि वो काम करेगा उस पैरामीटर के साथ और जो रिटर्न करे, कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो भी आप रिटर्न करना चाहते हो। ठीक है? तो 2 चीज़ आपको याद रखने हैं फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स और दूसरा रिटर्न। पैरामीटर वो होता है जो फंक्शन का एक इनपुट होता है, जो आप इनपुट देते हो फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को आप एक इनपुट देते हो, ठीक है? और उसके बाद जो या तो कैलकुलेट करता है या फिर कुछ भी करता है, वो आप जैसा बिज़नेस का लॉजिक लिखोगे मतलब जैसा अपना लॉजिक लिखोगे ना, वैसा वो रिस्पॉन्स देगा और जो आपने रिटर्न लगाया वहाँ पे, वो जो भी आप रिटर्न करवाना चाहते हो, वो रिटर्न किया। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आप चाहते हो कि वो दुकान वाले हैं ना, आपने आपको दिया कि आप जाओ उससे पैसा माँग के लाओ जिसने उधार ले रखा है। तो आप गए ना, ज़रूरी तो नहीं कि वो पैसा ही लौटाएगा। ज़रूरी तो नहीं, ये तो दुकान वाले सेठ साहब उम्मीद कर रहे हैं ना कि ये ₹5000 उनके यहाँ तो 5000 ही आना चाहिए, ठीक है? ये तो दुकान वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं ये 5000 देगा, ये 5 जूता लगा के ही तो बेच सकता है ना। ये 5 डंडे लगा के भेज दिया, ये मारी जान ही मार दिया उसकी। ये फिर या पैसे नहीं दिया, ये पैसे के बदले अनाज दे दिया, कुछ भी दे सकता है। तो रिटर्न में जो भी आप बिज़नेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट करोगे, वो आप रिटर्न करोगे। मतलब ये नहीं कि आपने जो उम्मीद किया वही होगा, नहीं। जो आप सेट करोगे, वो आपका रिटर्न वैल्यू होगा, ठीक है? तो वो होता है। तो ये फ़ंक्शन का पहला यही होता है कि नाम होता है, फिर उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर। तो मैथ के कैलकुलेशन के आधार पे ही पाइथन के अंदर ये सब चीज़ बनाया गया है, ठीक है? और उसके अंदर ये जो इक्वल टू होता है ना, इक्वल टू वही है जो अपन इस्तेमाल करते थे क्या? ये। अब इक्वल टू नहीं कर सकते ना, अब इक्वल टू तो क्या है? कीवर्ड है। पहले से यूज़ है ना, कभी एक वेरिएबल को बनाने के लिए इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उसने क्या इस्तेमाल किया? कोलन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़ेमस है और कोलन के बाद सीधे आगे ना लिखना पड़े क्योंकि हमें मल्टीपल लाइन्स के कोड लिखने होते हैं, इसलिए आपको अगले लाइन में लिखना पड़ता है। हालाँकि आप उसके बाद भी लिख सकते हो अगर एक लाइन का लिखना हो तो, ठीक है? तो उसके बाद अपन अगले लाइन से लिखते हैं और क्योंकि एक फ़ंक्शन का काम उसी के अंदर होगा
अब वो कहीं और से कुछ और नहीं करेगा, जैसे एक फंक्शन के अंदर जो आपने ब्लॉक बनाया है, वो उसी ब्लॉक को काम करेगा और उसी ब्लॉक में से कोई जो आप रिटर्न करना चाहते हो, वो रिटर्न करेगा। तो इसलिए उसने क्या रखा, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब 4 स्पेस आउट, 4 स्पेस बाहर, ठीक है? तो ताकि आप जो अगला फंक्शन लिखोगे वो आप फिर से स्टार्टिंग से लिख सकते हो, फिर अगला लाइन लिखोगे स्टार्टिंग से लिख सकते हो। लेकिन अगर वो फंक्शन है तो आप उम्मीद करोगे ना उस फंक्शन का कोड उसी के अंदर हो, ठीक है? उस फंक्शन का कोड उसी के अंदर, जैसे आपने 5 आदमी को भेजा है 5 अलग-अलग जगह पर पैसा माँगने के लिए, तो आप चाहोगे ना कि ये 5 अलग-अलग आदमी 5 अलग-अलग जगह पे जाए, 5 अलग-अलग तरीका से काम करे, ठीक है? तो आप एक ही साथ तो भेजोगे नहीं, तरीका सबका अलग-अलग हो सकता है। ज़ाहिर-सी बात है जब तरीका अलग है तभी तो आपने अलग-अलग 5 आदमी को लगाया, अदरवाइज़ एक ही आदमी को 5 काम करवा सकते थे ना। तो दैट इज़ वाई वैसे काम करता है। तो ये जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन अब क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो डिफाइन करने का भी तरीका अलग है। तो उसको स्टार्टिंग से क्या लिखते हैं डीईएफ, जिसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम कैसे? अब देखो सीधे ऐसे फंक्शन का नाम लिख देंगे, सीधे फंक्शन का नाम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? सीधे नाम लिखने का मतलब ये कॉल हुआ। 2 चीज़ हमें लिखनी होती है कि जब आपने फंक्शन बना दिया, तो उसको कॉल भी तो करना होता है। तो उसको कॉल करने के लिए ऐसे लिखते हैं अपन फंक्शन का नाम और ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है? यहाँ से कॉल हो जाता है। तो बनाने के लिए उसने क्या किया? डीईएफ डिफाइन किया। क्या? फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम मान लो नेम ही रख देते हैं। और उसके बाद वो ब्रैकेट, ठीक है? तो ब्रैकेट वही ब्रैकेट है ये वाला। ये फंक्शन का जो नाम है ना एफ-यू-एन ये वो नेम है। आप कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम रख सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हो। और इसके अंदर जो अपन पैरामीटर्स देते हैं, पैरामीटर्स मतलब कुछ इनपुट देते हैं कि आप उस फंक्शन को कुछ दे रहे हो एज़ अ इनपुट, ठीक है? तो आप वो दे रहे हो और उसके अंदर आप लॉजिक लिख देते हो। लॉजिक मतलब जैसे अ, प्रिंट फंक्शन ही आप लगा दो मान लो अभी फिलहाल के लिए। टेस्टिंग, ठीक है? मान लो कुछ प्रिंट कर रहे हैं और कुछ भी जो भी आप इस ब्लॉक के अंदर लिखना चाहो आप लिख सकते हो। बहुत लंबा-लंबा कभी-कभी आप देखोगे जब प्रोडक्शन पे काम करोगे ना, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में तो देखोगे एक फंक्शन के अंदर 5-5, 100, हज़ार-हज़ार, 10-10 हज़ार लाइन का कोड लिखा होता है, एक फंक्शन के अंदर। बस कॉल करना पड़ता है। मशीन लर्निंग में देखोगे तो एक-एक फंक्शन का एक-एक फंक्शन के अंदर 20-20 हज़ार लाइन का कोड लिखा हुआ होता है। बस कॉपी करके पेस्ट करो, हालाँकि वो बनाना पड़ता है पर यूज़ करने के लिए कॉपी पेस्ट करो, कॉल कर लो उसको, ठीक है? तो ये होता है। तो मान लो ये देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, पाइथन के अंदर जो फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, एक फैसिलिटी देता है। बहुत से लोग रिटर्न करना कुछ भूल जाते हैं। लेकिन बात ये है कि रिटर्न तो आपको कुछ ना कुछ करवाना ही होगा। रिटर्न आपको कुछ ना कुछ करवाना ही होगा, अदरवाइज़ ये एरर देगा। क्योंकि देखो जब आप बचपन में फंक्शन बनाते थे, fx इक्वल टू ऐसे छोड़ते थे क्या? ऐसे नहीं छोड़ते थे ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लिखते थे जो रिटर्न करे, ठीक है? जो रिटर्न करे, अदरवाइज़ फ़ंक्शन लिखने का काम क्या हुआ? ये तो बेवज़ह ऐसे फ़ंक्शन लिखना हो गया। तो कुछ ना कुछ रिटर्न भी तो उम्मीद करते हैं अगर हम फ़ंक्शन बनाते हैं तो, ठीक है? तो लेकिन पाइथन के अंदर याद रखिएगा 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 कीवर्ड, जो पहला डीईएफ जो डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया था, दूसरा रिटर्न, जो रिटर्न करता है कुछ वैल्यू। रिटर्न मतलब रिस्पॉन्स। आपको याद है ना अभी मैं समझा था रिस्पॉन्स ट्रू या फ़ॉल्स या फिर आप जो भी रिस्पॉन्स करना चाहते हो। पेमेंट वाले में ट्रू और फ़ॉल्स ज़रूरी था, आपके वाले में क्या ज़रूरी है, ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पता चलेगा, राइट? तो 2 वर्ड, पहला डीईएफ और दूसरा रिटर्न। रिटर्न भी कीवर्ड है, तो वो कुछ जो भी आपको रिटर्न करने हो मतलब जैसे आपने देखा ना वो आदमी गया उनके घर पैसा के लिए और वो रिटर्न में क्या दे रहा है, वो डिपेंड करता है उस आदमी पर कि ₹5000 दे रहा है कि क्या दे रहा है, राइट? तो वो होता है। तो जैसे मान लो एक फ़ंक्शन हमने बना दिया और इसके अंदर जो हमें कोड लिखना था, हमने एक ही लाइन का कोड लिखा वो प्रिंट टेस्टिंग। तो जब भी अपन फ़ंक्शन को कॉल करेंगे मतलब इस फ़ंक्शन को कॉल करेंगे जब भी, तो जब भी कॉल करेंगे तो क्या होगा कि इस ये क्या पार्ट जैसे आपने इस नाम से इस नाम के फ़ंक्शन को कॉल किया, ये इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आएगा जो भी चीज़ हो सबको एग्ज़ीक्यूट कर देगा। ठीक उसी तरह जैसे अपन 10-20 लाइन का कोड नहीं लिखते थे पहले, तो उसमें जो भी लिखते थे वो रन होता था। तो यहाँ भी वही होगा। उसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा उसको सिंपल रन कर देगा। और लास्ट में आपको रिटर्न फ़ंक्शन लगाना पड़ेगा। तो वो क्या अगर आप चाहते हो कि रन करने के बाद फाइनली कुछ प्रिंट करे मतलब कुछ रिटर्न करे मतलब रिटर्न इन द सेंस कि देखो जैसे आपने किसी आदमी को भेजा कहीं से पैसा लेने के लिए जो भी आपको मैंने बताया था दुकानदार वाला, तो वो जब उसके पास जाएगा तो ज़रूरी तो है ये नहीं है कि वो मान लो पैसा दे दिया।
देने के साथ-साथ अब वहाँ क्या बातें हुई, क्या वहाँ पे कैसे गया क्या-क्या किया, ये तो वो आपको नहीं बताने वाला। वो तो आपको पैसे से मतलब है, उसने पैसा लाया, आपको दे दिया, आप हो गया खत्म, टाटा बाय-बाय। ठीक है? तो लेकिन आप नहीं पूछो भैया तुम कैसे गए? वहाँ पे क्या-क्या बातें हुई? आपने क्या कहा? उन्होंने क्या किया? कैसे पैसा दिया? इससे आपको क्या मतलब है? तो वही चीज़ है, इसके अंदर आप जब 5, 10, 20, 50 जितनी भी लाइन का कोड लिखो, वो रन होता जाएगा। लेकिन लास्ट में रिटर्न में आप क्या करते हो, ये मैटर करता है। वो रिटर्न करेगा। अगर प्रिंट लिखा तो प्रिंट कर देगा, सिंपल, सिंपल सी बात है क्योंकि एग्ज़ीक्यूट होगा तो वो यहाँ से स्टार्ट पूरा का पूरा एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। लेकिन लास्ट में जो आपने रिटर्न किया, ये वो चीज़ रिटर्न करवाओगे जो आपको ज़रूरी है। ठीक है? जो आपको ज़रूरी है। जैसे मान लो नेम फंक्शन को आपने कॉल किया, ये नेम फंक्शन बना है ना, कॉल कैसे करोगे? कॉल में डीईएफ नहीं लिखना पड़ता है। सिंपल सा आप जो फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, उस फंक्शन को कॉल करने के लिए ब्रैकेट्स एज़ इट इज़ फंक्शन लिख दो। ठीक है? एज़ इट इज़। तो ये फंक्शन का नाम हुआ, इसको कॉल कर रहे हो तो उसी नाम से कॉल करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो देखो कॉल किया, ये टेस्टिंग प्रिंट कर रहा है। ठीक है? टेस्टिंग मतलब जो हमने प्रिंट लगाया था, इसके अंदर चाहे जितना भी लाइन का कोड लिखूँ, प्रिंट के बाद एक और प्रिंट लगा दूँ अ, 9 ठीक है? अब देखो नेम को अगर कॉल करें, देखो 2 चीज़ प्रिंट किया मतलब आप चाहें तो इसके अंदर कुछ और इनपुट फंक्शन लगा दो a इक्वल टू इनपुट प्रिंट मतलब अब ब्लॉक होता है ये स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कि आप कितना ज़्यादा जो भी लिखना चाहते हो लिखो। इंटर नंबर इंटर नंबर प्रिंट ए ठीक है? अब हमने ये इतना सारा चीज़ लिख दिया। अब जब भी नेम फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे तो उल्टा हो गया। ये ओके। देखो, तो इंटर नंबर मेरे से पूछ रहा है 5 तो 5 प्रिंट कर दिया। मतलब एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, कितना ज़्यादा आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, आप लिखो फंक्शन के अंदर। जो यही चीज़ वही है ना, जो अपन ऐसे लिखते थे, नॉर्मल वे में लिखते थे, ऐसे लिखते थे। एक-एक लाइन को ये रन करवा देगा। एक लाइन को रन अगर इसको मैं रन कराऊँ देखो, एक-एक लाइन को रन कराया ना उसने, ठीक है? एक-एक लाइन को रन कराया यहाँ पे अगर फोर ये देखो, एक-एक लाइन को रन कराया। बस उसी चीज़ को हमने फ़ंक्शन के अंदर डाल दी। तो डालने का फ़ायदा ये हुआ कि अभी देखो, मुझे ये चाहिए कि 10 बार चाहिए, तो 10 बार मुझे इसको रन कराना पड़ेगा। पर प अगर किसी फ़ंक्शन के अंदर डाल दूँ, तो ये क्या होगा पता है? ये हमें इतना बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही बार लिखना होगा। कैसे? जैसे मान लो हमें ये चीज़ चाहिए कि भैया कोई हमसे अ, कोई हमसे नंबर पूछे कोई हमसे नंबर पूछे और मैं नंबर डालूँ और उसको प्रिंट कर दें। तो यहाँ नंबर डालेंगे, यहाँ प्रिंट से उसी ए को प्रिंट कर देंगे। हमें चाहिए कि 5 बार ऐसा चाहिए। 5 बार क्या करेंगे? इसी को 5 बार प्रिंट करना होगा। इसी को 5 बार प्रिंट करना होगा। तब ये 5 बार चलेगा, 6 बार चलेगा। देखो चलाते हैं, तो बोल रहा है एंटर नंबर हमने किया 5 अब फिर से देखो 5 को प्रिंट कर दिया, मतलब इतना कोड चल गया। अब फिर इस कोड पे आ गया, फिर बोल रहा है एंटर 5 तो हमने 5 डाल दिया, मतलब फिर से देखो इसने 5 प्रिंट कर दिया, फिर से नंबर माँग रहा है, मैंने 13 डाल दी, तो फिर से देखो 13 को प्रिंट कर दिया, फिर से ये नंबर माँग रहा है, मैंने 67 डाल दिया, उसको प्रिंट कर दिया, फिर 45 डाल दिया, प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से होता जा रहा है। मुझे 6 3 6 बार चाहिए था, तो मुझे 6 बार इस कोड को लिखना पड़ा। ठीक है? 6 बार इस कोड को लिखना पड़ा। तो इसको आसान मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या करूँगा एक फंक्शन बना दूँगा और मान लो नम नाम का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है? अभी फ़िलहाल इसको एक कोई कुछ नहीं ले रहा है। अभी पैरामीटर में कुछ नहीं ले रहा है। ठीक है? हम पैरामीटर वाला भी दे सकते हैं, पर अभी कुछ नहीं ले रहा है ये। राइट नाउ हम खाली पैरामीटर का भी बना सकते हैं। राइट? तो हमने क्या किया? वही इंटर नंबर तो क्या किया a इक्वल टू इंट इनपुट इंटर नंबर ठीक है हमने ये डाल दिया इंटर नंबर और प्रिंट भी कर दिया हमें यही चाहिए था और अब क्या हुआ यही कोड ये सेम कोड हमने 6 बार लिखा था अब उसको क्या किया एक ही बार हमने इस फंक्शन के अंदर लिख दिया और क्या होगा बस अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है कर दिया फंक्शन को कॉल नीचे से तो देखो इंटर अ नंबर और मैंने डाल दिया 34 देखो हो गया प्रिंट अब मुझे चाहिए कि यही 5 बार मैं चाहूँ तो इस फंक्शन को 5 बार कॉपी पेस्ट मार दूं मतलब
मैं 5 बार फंक्शन को कॉपी पेस्ट मार दिया तो क्या होगा, देखो इंटर नंबर मैं डाल दिया, डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ। तो मुझे आप बोलते हो ना कि कोड रियूजेबिलिटी पाइथन के अंदर होता है, ठीक है, जो डायनामिक होता है, जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वो ये कोड रियूजेबिलिटी का भी काम करता है। ये रियूजेबिलिटी यही हुआ। अभी देखो, अब 6 बार चलाने के लिए मुझे कितना लंबा कोड लिखना पड़ा था, ठीक है, 6 दूनी 12, ये 2-2 लाइन का 6 बार लिखना पड़ा, मतलब 12 लाइन को ऑक्यूपाई किया है। लेकिन अभी हमने क्या किया, देखो डेटा तो कम हो गया ना, हमारे कितने टेक्स्ट आए, 3 2 5 टेक्स्ट है भाई, उसमें कितना ज्यादा होता था, ये बहुत ज्यादा, गिनती नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स ही तो काउंट होते हैं ना। अब हम चाहें तो इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, ये तो अभी फिर टेस्टिंग के लिए आप देख रहे हो ना कि 6 बार, तभी आपको 10 लाख 20 लाख बार जरूरत हो सकता है। आप पूरी दुनिया के लिए आप चलाना चाहते हो तो आप बार बार थोड़ी ना करोगे, आप तो फंक्शन चला दोगे ना। देखो मुझे 10 बार चाहिए, तो फॉर आई इन नम, फॉर आई इन रेंट कितना 10 बार, और क्या, फॉर लूप तो लग गया, उसके अंदर नम फंक्शन को कॉल कर देंगे। देखो मैं मैजिक दिखा रहा हूँ। तो क्या हुआ, हमने ये लिखा और फॉर लूप लगा दिया, क्योंकि हमें 10 बार इसी फंक्शन को चलाने हैं, 10 बार इसी फंक्शन को चलाने हैं। तो जैसे इस फंक्शन को कॉल करना होगा, तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया जो 10 बार चले, और उसके अंदर से हमने इसको कॉल किया। कॉल करने के लिए सिंपल ये बस लिखना होता है फंक्शन का नाम, और उसको ब्रैकेट से आप क्लोज कर दो। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब आपके फंक्शन को पैरामीटर्स की जरूरत है, अभी आपने डिफाइन नहीं किया ना कोई पैरामीटर, कि जब आप डिफाइन करोगे कि आपके फंक्शन आप कुछ दोगे आप उसको पैरामीटर में, जैसे दुकानदार बताता था ना कि 5,000 रुपया लेने हैं, यहाँ से लेने हैं, वहां से लेने हैं, ये वो सारी चीजें। तो जब आप अभी नहीं दे रहे हो तो अभी नहीं दो, सिंपल, पाइथन इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब आप दे रहे हो, जब आपने एक ऐसा ढांचा बनाया कि आप दे रहे हो कुछ एज अ पैरामीटर, कि हमारे पास इनपुट में, आपके फंक्शन में इनपुट में एज अ इनपुट दो चार वैल्यू आ रही है, तो आप इसको यहाँ पे वैल्यू भी देनी होगी, ठीक है। आप यहाँ पे आपने डिफाइन किया x, ठीक है, आपने डिफाइन किया y, कि अब ये हो रहा है कि मतलब उसका नाम आ रहा है, मतलब चलो फंक्शन को कॉल किया, आप नाम दे रहे हो उस फंक्शन को, आप उसको एज बता रहे हो, अब आप उससे ये दो चीज आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो, इसे पैरामीटर बोलते हैं, आर्गुमेंट। आप उसे दो चीज प्रोवाइड करवा रहे हो एज ए इनपुट। आप जैसे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो कॉल कर रहे हो मतलब कुछ काम करवाना चाहते हो उस फंक्शन की मदद से, और जो आपने लिखा है वही काम करवाओगे, कुछ अलग तो करवाओगे नहीं। और उस हिसाब से आप उसको कुछ इनपुट भी दे रहे हो, मतलब नेम बता रहे हो, एज बता रहे हो, अब ये आपको कुछ रिटर्न करके देगा। अब मतलब ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया यहाँ पे, नेम नाम का और एज नाम का। अब ये इसी के अंदर काम करेगा, इसके बाहर काम नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद आप जो रिटर्न करना चाहते हो वो रिटर्न कर देगा, सिंपल। तो ये देखो, अब मैं चाहता हूँ कि ये 10 बार कॉल हो, अभी देखो कॉल करूंगा ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि नेम फंक्शन जो आप कॉल कर रहे हो ना, इसे आर्गुमेंट चाहिए, इसे क्या चाहिए, इसे पैरामीटर चाहिए। कितना पैरामीटर चाहिए? 2। ये उम्मीद करता है कि 2 पैरामीटर आप दो, ठीक है। तो पहला वो नेम होना चाहिए, दूसरा एज, आप एज कुछ भी दो, नेम कुछ भी दो, उसके बाद ही इसके अंदर आएगा। अदरवाइज आप सिंपल कॉल कर दोगे, ये रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको कुछ वैल्यू चाहिए, कुछ इनपुट चाहिए। आप खुद वो डिफाइन किए हो ना, अदरवाइज आप ऐसे हटा दो इसको, राइट? जब नॉर्मल सी जरूरत है तो आप हटा दो। और देखो मैंने क्या किया, फॉर लूप लगा दिया, और उसके अंदर जैसे ये पहली बार फॉर लूप चलेगा, फिर दूसरी बार चलेगा, तीसरी बार चलेगा, चौथी बार, पांचवी बार इस तरह से चलेगा, और इसके अंदर आएगा, सिंपल सी बात है। और हमने क्या किया, वहां पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब देखो और भी कोड रियूजेबिलिटी का जादू दिख रहा है। अब देखो नंबर मांग रहा है, 5 दे दिया, देखो देखो किस तरह से चल रहा है, ठीक है। इस तरह से 10 बार ये कोड को चलाया, देखो कितना ज्यादा कम हो गया। आप इससे रिलेट कर सकते हो, ये 12 लाइन का कोड था, अब इसको 3 2 5 लाइन में हो गया। अपन चाहे तो और लॉजिक लगा के और ज्यादा कम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, राइट? तो ये चीज समझने लायक है कि आप किस तरह से आप फंक्शन को कहीं से भी कॉल कर सकते हो। और उससे भी बड़ी बात, लॉजिक की बात ये है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में के अंदर फंक्शन का जो डिफिनेशन होता है, जो आप डिफाइन करते हो, तो डिफाइन आपको पहले करना होता है। फंक्शन का डिफिनेशन आपको पहले देना होता है, कॉल उसके बाद करना होता है। आप पहले कॉल नहीं कर सकते, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। आप इसका लाइव एग्जांपल देख लो, मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ अभी फंक्शन को कॉल किया और ये कॉल हुआ, कुछ नंबर मांग रहा है, डाल दिया, प्रिंट हो गया, राइट? अब मैं इस जो आपने जिससे कॉल किया उसको पहले लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। तो अब देखो क्या होगा, ये एरर देगा कि नम है ही नहीं कहीं, ये आप किसको कॉल करना चाह रहे हो, ये नम का कोई फंक्शन है ही नहीं। तो जिसको आप कॉल करना चाहते हो वो फंक्शन क्रिएट ऊपर में होनी चाहिए, और जहां से आप कॉल करना चाहते हो वो नीचे होनी चाहिए,
ठीक है? क्योंकि आप नीचे से कॉल करोगे, ऊपर से कॉल नहीं कर सकते, ठीक है? दिखाई ऊपर से नहीं देता, नीचे से देता है इसको। तो ज़ाहिर-सी बात है पहले आप क्रिएट करोगे, उसके बाद आप कॉल करोगे। ऐसा थोड़ी होता है पहले कॉल करोगे फिर क्रिएट करोगे, ऐसा नहीं होता। पहले आपको क्रिएट करने हैं, फिर आपको कॉल करने हैं। तो ये चीज़ होता है। अब रिटर्न जैसे आप उम्मीद करते हो कुछ वैल्यू रिटर्न हो, तो रिटर्न इन द सेंस कि वो आप जैसा अब रिटर्न कैसे होता है ये देखो। जैसे हमने यहाँ पे अब ये समझ में आ गया ये पैरामीटर है और ये दो चीज मायने रखता है। पहले डेफिनेशन कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन को, डीईएफ लगा के और फंक्शन का नाम, राइट। रिटर्न, रिटर्न सबसे लास्ट में लिखते हैं। आप इसके अंदर चाहे जो भी कैलकुलेशन करो, ये वही चीज है जैसे वो आदमी के साथ क्या हुआ, कैसे मांगा पैसा, रास्ते में कैसे गया, ये इस मतलब नहीं है। हम प्रिंट करना प्रिंट करो, जो कैलकुलेशन करना कैलकुलेशन करो, और लास्ट में आप क्या रिटर्न कर चाहते हो। आप वो वेरिएबल रिटर्न कर सकते हो, आप ट्रू फॉल्स में कुछ बुलियन वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, आप चाहें तो स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हो, राइट। अब देखो ये प्रिंट हमने किया ना, ये प्रिंट नहीं। अब बाय डिफॉल्ट अगर आप पाइथन डेवलपर हो तो आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट ये नॉन कुछ भी नहीं रिटर्न करता। अगर आप रिटर्न नहीं लिखते हो तो ये नॉन रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? नॉन। आपको पता है ना नॉन एक कीवर्ड है। नल जिसको आप जावा वावा में बोलते हो ना, सी सी प्लस प्लस में नल, यहाँ पे नल नहीं होता, नॉन होता है, एनओएनई। आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है आपको कई दफा। तो नॉन जो होता है ना, जब कुछ नहीं रिटर्न करता है, जब आप रिटर्न फंक्शन लगाते ही नहीं हो, तो आप ये बाय डिफॉल्ट नॉन रिटर्न करता है। तो मतलब ये आपको हर कदम-कदम पे एरर ना आए, इसलिए पाइथन वाले भैया ने आपके लिए ये सब चीज़ किया है कि आपको मतलब बच्चे भी यूज़ करते हैं ना छोटे-छोटे, तो इसलिए बार-बार एरर का सामना ना करना पड़े, उसे समझ में ही ना आए ये सब चीज़। तो इसलिए उसने क्या किया, अगर आप रिटर्न नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉन रिटर्न करता है। अदरवाइज़ जावा और सी, सी प्लस प्लस में एरर देता है, अब रिटर्न फंक्शन लगाने ही होंगे। ठीक है? तो आप मान लो रिटर्न में क्या करो, रिटर्न और स्पेस, रिटर्न लगाओ और स्पेस लगाओ और उसके अंदर क्या रिटर्न करना चाहते हो। तो मान लो ए के अंदर अभी ए वेरिएबल है ना, हमने क्या कुछ नंबर लिया, अब प्रिंट नहीं करेंगे, अब उसको रिटर्न कर देंगे। प्रिंट नहीं करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न हो गया। अब ये रिटर्न करेगा, मतलब ये पार्टिकुलर फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है, कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है। अब रिटर्न होके कहाँ आएगी? जिस फंक्शन से आपने कॉल किया था ना, जिस फंक्शन से आपने कॉल किया था, उसी फंक्शन के अंदर आएगी रिटर्न होके। जिस फंक्शन से आपने कॉल किया था, उसी फंक्शन के अंदर आएगी रिटर्न होके। अब जब उसी फंक्शन के अंदर रिटर्न होके आएगी, तो भैया कहीं न कहीं वेरिएबल में आपको रखने होंगे ना, कहीं न कहीं वेरिएबल में रखोगे। वो जो भी चीज़ रिटर्न करेगी, अच्छा रिटर्न क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा इंटीजर करेगी, स्ट्रिंग करेगी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर करेगी, बूलियन वैल्यू करेगी। लेकिन जो भी रिटर्न करेगी, आपको वेरिएबल में तो रखने होंगे। आपने अब तक तो कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं। ये तो फंक्शन को आपने कॉल किया, तो अगर आप उस चीज़ को जो रिटर्न हुआ वेरिएबल में रखना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना होगा। मान लो एक वेरिएबल हमने बनाया var नाम का। आप कुछ भी बना सकते हो अपने नाम का। var नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब देखो यहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ, राइट? ये कॉल हुआ। अच्छा अगर आप वेरिएबल नहीं बनाओगे तो क्या होगा? अब देखो ये फंक्शन कॉल होगा और कुछ नहीं, जैसे नंबर दिया 56, देखो कुछ भी नहीं रिटर्न किया, ये रिटर्न किया, लेकिन आपको दिख नहीं रहा ना, क्यों? क्योंकि आपको दिखाना हो तो किसी ना किसी वेरिएबल में रखना होगा। अभी रिटर्न का कैसे क्या होगा, ए रिटर्न किया, ए इसके अंदर समा गया, ठीक है, ये इसके अंदर आया, लेकिन आप उसको रखे ही नहीं कहीं। तो सेशन होता है ना, थोड़ी देर तब तक जब तक रन होगा, रन टाइम में उसके अंदर डेटा रहेगा, लेकिन जब तक आप उसको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर नहीं रखते हो, वो फिर उसके बाद सेशन खत्म होने के बाद डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से जैसे आपको मैंने बताया पेमेंट मेथड में, जब वहां से कुछ रिस्पॉन्स आया, वो उसी सेशन के अंदर रहेगा। जैसे इसलिए आपको रिमाइंड मैं कराता हूँ आपको, जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी वेबसाइट पर आप शॉपिंग करते हो, तो वहां पे आपको जब पेमेंट मेथड पे ले जाता है, तो बताता है ना कि प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। आपने कभी नोटिस किया है क्यों वो लिखता है वहां पे प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, वी आर कंटिन्यू। आपने अगर अपने यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जब पेमेंट प्रोसेस में होता है तो बताता है कि प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। क्यों? क्योंकि जितने बार आप पेज को रिफ्रेश करोगे ना, सेशन उतने बार क्रिएट होगा। और क्योंकि पहला सेशन पहले ऑलरेडी आपके नाम से, आपके ईमेल आईडी से, आपके नाम से, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स से उसकी डेटाबेस में सेव हो चुका है, तो इसलिए आपका दूसरी बार जब आप रिफ्रेश कर दोगे तो एक नया सेशन क्रिएट होगा। तो पुराने सेशन से नया सेशन मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगा तो आपका पेमेंट अगर हो भी गया तो रिस्पॉन्स जो जाएगा वो सेशन को मैच नहीं करेगा। जब मैच ही नहीं करेगा तो डेटाबेस में आपका पेमेंट आईडी सेव ही नहीं होगा। जब सेव नहीं होगा तो आप समझ रहे हो ना, तो आपका पेमेंट पेंडिंग हो जाएगा, पेमेंट कट भी जाएगा।
फिर आप कॉल करोगे कस्टमर केयर को, हेलो सर मेरा पेमेंट कट चुका है। तो दैट इज़ व्हाई कि यहाँ पे देखो आपने फंक्शन को कॉल तो किया है, लेकिन उसको आपने कहीं रखा ही नहीं है। तो ये सेशन तक रहेगा, मतलब जब तक यहाँ पे रन हुआ डेटा, तब तक रहेगा, उसके बाद फिर डिलीट हो जाएगा। इसलिए आपको एक फंक्शन के इसको किसी न किसी चीज़ के अंदर रखना होगा। तो हमने एक अपने मन से क्या बनाया, वेरिएबल। ये वेरिएबल नाम का एक var नाम का, आप कुछ भी अपना वेरिएबल जैसे बनाते हैं, जो तरीका होता है नॉर्मल सा, जेन्युइन तरीका, वेरिएबल बनाओ। हमने क्या किया, वेरिएबल, एक नया वेरिएबल बनाया var नाम का, var नाम का, और इक्वल टू, मतलब उसके अंदर ये जो भी रिटर्न, ये फंक्शन जो भी काम करेगा, ये फंक्शन जो भी काम करेगा, उस वेरिएबल के अंदर रख देना है हमको। ठीक है? अब क्या, अब इसके अंदर ठीक उसी प्रकार से जैसे var इक्वल टू 5 नहीं लिखते थे, अब इसका प्रिंट करते थे var, इस var को प्रिंट करते थे, ठीक है? उसी तरह से अब क्या करना, ये var के अंदर 5 नहीं डाल के, ये num फंक्शन जो यहाँ से कॉल होने के बाद रिटर्न आएगा फंक्शन के अंदर से, वो चीज़ के अंदर आ जाएगा। फिर अपन चाहे तो उसको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर जहाँ चाहे अपने बिज़नेस लॉजिक के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, ये नंबर माँग रहा है, मैंने हम डाल दिया 67, देखो 67 प्रिंट हुआ। ये प्रिंट कहाँ हुआ था? इसमें, इस केस में तो प्रिंट नहीं हुआ था, इस केस में प्रिंट हो रहा है, क्यों? रीज़न ये है कि ये रिटर्न कर रहा है। अब आप ए चाहो तो ए ही रिटर्न क्यों करें? मैं जो चाहता हूँ वो रिटर्न करूँगा। बी इक्वल टू, मैं जो चाहता हूँ वो रिटर्न होनी चाहिए। अब देखो ये क्या है, स्ट्रिंग है। ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। अभी आपने देखा इंटीजर भी रिटर्न हो रहा है। अब मैं स्ट्रिंग को रिटर्न करता हूँ। देखो, अब ए तो है इसके अंदर, समझ रहे हैं, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, पर रिटर्न मेरे हिसाब से होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बी रिटर्न हो, ठीक है? अब देखो बी रिटर्न होगा कहाँ? इस फंक्शन के अंदर सेशन होगा। अब वो कहाँ स्टोर कहाँ होगा? हमने इस फंक्शन के अंदर जो भी रिटर्न हुआ था उसको एक वेरिएबल में डाल दी, उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया, या फिर जो भी यूज करना है वो यूज कर लिया। अब देखो, इंटर ए नंबर, नंबर 56 मिला, लेकिन 56 को हमने रिटर्न नहीं किया, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। हम चाहते तो ए को भी रिटर्न कर सकते थे, लेकिन हमने रिटर्न क्या किया, इस स्ट्रिंग को हमने रिटर्न करवाया। तो देखो, ये मैं जो चाहता हूँ वो होनी चाहिए, ठीक है? वो रिटर्न हो गया। अब मैं चाहता हूँ दोनों को रिटर्न करना है, ए कोमा बी। देखो, तो कैसे, पहले एक नंबर दो 45, देखो पहले 45 रिटर्न हुआ, फिर उसके बाद ये रिटर्न हुआ। देखो, अच्छा ये रिटर्न हुआ टपल के फॉर्मेट में। अच्छा, दो चीज, जब आपको मैंने एक चीज बताया था कि अगर बाय डिफॉल्ट दो नंबर लिखते हो ऐसे कोमा की मदद से, तो ये टपल बन जाता है। तो ये पाइथन के अंदर में ये नियम है। तो दो चीज एक साथ आपने रिटर्न कराया, तो वो क्या बन गया, टपल फॉर्मेट में जाके, पर हुआ दोनों। देखो 45 भी जो आपने दिया था, मतलब ए की वैल्यू, और बी जो भी आपने स्ट्रिंग बनाया था, ऐसा चाहे तो हजार लाख जितने जाने का उतने लाइन का कोड आप लिख सकते हो, और रिटर्न में आप जो चाहे वो रिटर्न करा सकते हो। तो इससे फायदा ये हुआ, अब चाहे फंक्शन बनाओ, अब उसको किसी प्रोग्रामिंग लूप से कॉल करो या कहीं से भी कॉल करो, ये वही काम करेगा। अब दो तीन फंक्शन भी हो सकते हैं, मान लो एक नम नाम का फंक्शन बनाया, एक और फंक्शन बना देते हैं नम वन। अब आपके हिसाब से ये हो सकता है। अब नम वन क्या रिटर्न कर रहा है, मान लो नम वन रिटर्न कर रहा है सी। सी तो कुछ है ही नहीं, अदरवाइज एरर देगा ना, सी इक्वल टू 12। अब वो सी रिटर्न कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, val नया वेरिएबल बनाते हैं, और नम वन को कॉल करते हैं यहाँ से, और नम वन कॉल करने के बाद val के अंदर जो भी डेटा आएगा उसको भी तो प्रिंट करना होगा, val। अब कॉल कर, इसको रन कराते हैं, तो नंबर मांग रहा है 45। देखो 45 नंबर, 45 कब मांगा, इस वाले फंक्शन को पहले, मतलब जो पहले लिखा वो पहले कॉल होगा। तो नम को कॉल किया, और इसके अंदर ये सब कहानी हुई, ठीक है? और ये जो रिटर्न किया वो चीज़ यहाँ आ गया, राइट? उसके बाद क्या हुआ, ये वाला वेरिएबल ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, और num1 कॉल हुआ। num1 कॉल होते ही क्या आया अंदर, c इक्वल टू 12, और रिटर्न c को ही करा दिया। आपकी मर्जी, आप जो रिटर्न करना चाहते हो। तो c, इसके अंदर c की वैल्यू आई, वो कहाँ हमने स्टोर कराया, अपने मन से वैल के अंदर। अपने अपने मन से कोई वेरिएबल बना लिया, जो भी नाम रखो, और उसको भी हमने प्रिंट करा दिया। देखो 12 भी प्रिंट हो गया। आप चाहो तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हो, मतलब c इक्वल टू 12 है ना, यहाँ पे आप चाहो तो a इक्वल टू नम को कॉल कर लो, इक्वल टू नम, मतलब इस फंक्शन के अंदर से इस फंक्शन को कॉल कर लिया, और रिटर्न में वही a के अंदर जो वैल्यू आएगी ना, यही a के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको आप प्रिंट करा दो, ठीक है? अब देखो, हम क्या नम को यहाँ से कॉल नहीं करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, वेल यहाँ पे नम को कॉल करते हैं, नम वन को कॉल करते हैं। हमने क्या किया, नम वन को कॉल किया, जैसे ही इसके अंदर डेटा रख दिया, और प्रिंट वेल। अब देखो ये क्या करता है, फिर मैं समझाता हूँ आपको। ये नंबर लिया, मान लो 56 डाल दिया, जेड कहाँ लिखा गया, ये होना चाहिए,
हमने नंबर दिया 45। अब देखो 45 मैं जो चाहता हूँ वो प्रिंट होना चाहिए। ये क्या प्रिंट हुआ? हमने इस फंक्शन को यहाँ से कॉल किया, किसको? इसको। ये क्या किया? एक ए जैसे ही आया, जैसे ही ए आया था, देखो नम को कॉल कहाँ किया हमने? यहाँ। इसके अंदर जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट कब हुआ? जब आपने कॉल किया। ये इसके अंदर आया और यहाँ से इस वाले फंक्शन को कॉल किया। इस वाले फंक्शन कॉल करने के बाद ये पहला नंबर मांगा, जो भी चीज था इसके अंदर एग्जीक्यूट हुआ और रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया? ये ए और बी को। ए और बी को कहाँ रिटर्न किया? ये यहाँ पर ए के अंदर। और हमने रिटर्न क्या किया था? ए। तो ए कहाँ आएगा? इसके अंदर। और ये प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हुआ? ये 45 जो भी आपने रिटर्न किया।